अच्छा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। ऐसा कहा जाता है एक पेड़ से एप्पल गिरा तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हो गई, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। उसके पहले कितने सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले कौन आए थे? टॉलमी। इनका पहले वाले साइंटिस्ट था जिसने गुरुत्वाकर्षण की, मतलब इन्होंने टर्म नहीं दिया था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आखिर नाम किसने दिया? तो सबसे पहले कोई अगर कॉन्सेप्ट लेके आया गुरुत्वाकर्षण का, तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था? टॉलमी। और ये जब पहली सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी में उस समय आए थे, तो इन्होंने क्या बोला था कि ये क्या है? पृथ्वी है और इसके चारों तरफ क्या रहता है? हम लोग अभी जानते हैं कि सन घूमता रहता है, बीच में पृथ्वी है और सन क्या करता है? चारों तरफ इसके सूरज घूमता रहता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था? यहाँ पे कौन है? सन है। आपने अभी पृथ्वी ही बोला। क्या चीज आपने इसमें नहीं, पहले मैंने क्या बोला? जियोसेंट्रिक है ना। हाँ, जियोसेंट्रिक। पहले क्या रहेगा? अर्थ रहेगा। हाँ। और सन चारों तरफ घूमेगा। हाँ। और अभी हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? बीच में क्या है? सन है और चारों तरफ कौन घूमता है? अर्थ। लेकिन ये हम लोग अब पढ़ते हैं, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में क्या है? इन्होंने सबसे पहले नियम क्या दिया था? बीच में कौन है? अर्थ है। और सन क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ घूमता है। सन क्या करता है? इसके चारों तरफ घूमता है। जैसे इसमें जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और सेंट्रिक का मतलब सेंटर में। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। तो अर्थ को क्या करते हैं? अर्थ को, पृथ्वी को इन्होंने बीच में रख दिया था और बोले तो सूरज क्या करता है? इसके चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं। ये चीज, इनका नियम ना थोड़े समय के बाद जाने के बाद फिर भी लगभग 500 साल तक चला था। 500 साल तक चला था। उसके बाद दूसरे वाले आए 5वीं शताब्दी में। कौन है? आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट कैसे थे? इंडियन साइंटिस्ट थे। आर्यभट्ट कैसे थे? इंडियन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने नियम दिया था हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने क्या नियम दिया? हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने क्या बोला था कि बीच में अर्थ नहीं रहता है। कौन रहता है? सन रहता है। अर्थ क्या करता है? इसके चारों तरफ घूमता रहता है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि बीच में क्या रहता है? सन रहता है। अर्थ इसके चारों तरफ क्या करता है? घूमता रहता है। और ये नियम ज्यादा देर तक नहीं चला। जैसे इसमें हेलियो का मतलब क्या होता है? सन। और सेंट्रिक का मतलब बीच में। सेंट्रिक का मतलब सन, बीच में। और हेलियो का मतलब सन। और जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। पहले के जमाने में लोग क्या अर्थ को अपने धरती में मानते थे, जिसके वजह से उन लोग का ना धरती से जुड़ाव कुछ ज्यादा रहता था। जैसे टॉलमी ने नियम दिया कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज घूमता है, तो बिना किसी ऑब्जेक्शन के सब लोग क्या कर लिए? उसको एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो इन्होंने क्या किया? डिस्कवरी किया आर्यभट्ट ने कि बीच में कौन रहता है? सन रहता है। और ये लोग कैसा घूमते रहते हैं? इसके चारों तरफ। और इन्होंने जितना भी नियम दिया था उसमें क्या बोला था? सब कैसे घूमते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे कक्षा में घूमते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इनकी फिर थियरी कुछ दिन के बाद खत्म हो गई। फिर उसके बाद कौन आए? कोपरनिकस। अब कोपरनिकस ने भी क्या किया? इसी हेलियोसेंट्रिक थियरी को क्या किया? प्रमोट किया। इन्होंने क्या बोला कि सन ही बीच में है और पृथ्वी क्या करती है? चारों तरफ इनके घूमते रहती है। ये भी क्या किया? आर्यभट्ट का जो नियम था उसी को इलेबरेट करके आगे ले गया और बोले क्या चीज कि जो पृथ्वी है वो चारों तरफ सन के घूमती है। लेकिन इन्होंने भी क्या मिस्टेक किया? इन्होंने भी बोला कैसे अब कक्षा में घूमते हैं? कैसे ऑर्बिट में? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। धीरे धीरे ऐसे नियम चलते गए। फिर इनके बाद जब डिस्कवरी हुई तब कौन आए? ये कोपरनिकस के कौन से थे? गैलीलियो। अब ये गैलीलियो ने एक्चुअल में, इन्होंने अब तक बस क्या बताया था? अर्थ या फिर सन कोई भी एक बीच में है और दूसरा वाला प्लेनेट क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि घूम क्यों रहा है। अगर घूम रहा है तो कुछ तो रहना चाहिए बीच में, तभी तो एक दूसरे के चारों तरफ वो घूमेगा। ये चीज किसी ने नहीं बताया। तो सबसे पहले इनके जो शिष्य थे ये कौन थे? गैलीलियो। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ टर्म दिया था कि घूमना घूमना ना घूमना वो बात की बात है। सबसे पहले इन्होंने क्या डिस्कवरी किया कि कुछ तो है जो अर्थ और सन को क्या कर रहा है? आपस में बांध के रख रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक दूसरे का चक्कर ये लोग लगा रहे हैं। वो अलग बात है कि सन अर्थ का चक्कर लगा रहा है या अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। इन्होंने इस पे नहीं जोर दिया। इन्होंने क्या बोला? इन दोनों के बीच में कोई तो एक फोर्स है, कोई तो एक बल है, जिसकी वजह से क्या होता है? या तो अर्थ चारों तरफ घूमता है या फिर सन चारों तरफ घूमता है। इन्होंने ही सबसे पहले इसको टर्म दिया। और इन्होंने इसी की डिस्कवरी करते करते इन्होंने सबसे पहले किसका टर्म दिया था? इनर्शिया का। इनर्शिया का सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था? गैलीलियो ने। जो कि हम लोग अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। न्यूटन के 3 नियम है ना गति के, उसमें सबसे पहले इनर्शिया। पहले वाले नियम का क्या है? लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट वाला नियम इनर्शिया पे ही बेस्ड है। कोई भी अगर वस्तु पे अगर जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना दिया जाए, बल ना दिया जाए, तो अगर वो रेस्ट पे है, स्थित है, तो उसी तरह रहेगा। या फिर अगर गति में है तो गति में ही रहेगा। तो सबसे पहले इनर्शिया की डिस्कवरी किसने की थी? गैलीलियो ने। और धीरे धीरे इन्हीं के नियम को इसको जोड़ के न्यूटन ने अपना क्या नाम नियम दे दिया? गति के 3 नियम।
तो इनके बाद भी इन्होंने किया, और इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, बोला कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे तो इन दोनों के बीच में कोई तो बल होगा जिसके वजह से खींच रहा है। तो इन्होंने उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, ऐसे कोई टावर पे गए और टावर पे जाके कोई एक पत्थर या कुछ भी लेके उसको छोड़ दिए। तो वो कहाँ पे गया, नीचे गया। तो इन्होंने बोला कि जब मैं वहां से उसको छोड़ रहा हूँ तो वो नीचे क्यों जा रहा है, उसको ऊपर जाना चाहिए ना, वो नीचे क्यों गया। तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर बल है जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसा करने के बाद इन्होंने और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे एक ऐसा इंक्लाइन ले लिए और इस पे क्या किए, यहाँ से एक कोई भी गोला सा सामान लेके इसको छोड़ दिया यहाँ से, तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ गया। लेकिन अगर नीचे से इसको फोर्स दे रहे थे तो भी ये कुछ देर के बाद ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ जा रहा था। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे इन्होंने क्या कंफर्म कर दिया कि कोई तो एक बल है सन के जो भी जिस अर्थ के पास, जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक वस्तु नीचे की तरफ गिरती रहती है। लेकिन इन्होंने उसको कोई नाम नहीं दिया था। उन्होंने क्या किया, उसको कोई नाम नहीं दिया। फिर इनके बाद कौन है, टाइको ब्राहे। इन्होंने इतनी सारी डिस्कवरी कर ली। अब इसके बाद ये जो आए थे टाइको ब्राहे ने ना, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जितने, इनका मतलब एज बहुत कम था, लेकिन ये पूरी एज के दौरान क्या करते रहे, ये बस क्या करते थे, अपने घर में बैठ जाते थे सुबह शाम और खिड़की खोल के देखते रहते थे ना कौन सा तारा। जैसे सुबह तुम लोग देखोगे तो बाहर की तरफ देखोगे ना, तो इधर साइड इस साइड में बहुत सारे ना एक स्टार बहुत ज्यादा उजाला दिखता हुआ है, जिसको बोलते हैं सुबह का तारा है। तो वो एक एक्चुअल में एक पृथ्वी रहता है, वो भी क्या है, एक ग्रह रहता है। ध्रुव तारा नहीं, पास में मार्स जैसे है, हमारे मार्स है पास में ना, मंगल ग्रह। तो वो क्या है, ऐसे भी कभी कभी दिखाई देता है अगर लाइटनिंग आएगा तो स्टार्स के रूप में। तो उसको क्या उन्होंने बोला, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ऐसे ऐसे वो क्या करते थे, जितने भी तारे रहते थे ना, तारे कितने डिग्री पे, अगर एक तारा यहाँ पे है सुबह तो शाम को इधर चला गया, तो वो अपने घर से क्या करते थे, इन दोनों के बीच का ना कितने देर में ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना समय लगा, कितने एंगल पे, कितने डिग्री पे ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। और पोजीशन चेंज करने में इसको कितना समय लगा, इंटायर लाइफ, अपनी सारी जिंदगी क्या करने लगे, इसी में कैलकुलेट करते रह गए। और करते करते उसको क्या किए, सिंप्लीफाई नहीं कर पाए, उसको पब्लिश नहीं कर पाए। ये डाटा कलेक्ट करते करते ही ना इनकी डेथ हो गई। फिर इनका जितना भी बचा हुआ डाटा था, मतलब ये अपनी लाइफ में जो भी ये स्टार्स वगैरह का कलेक्ट करके रखे थे, उन सबको क्या हुआ, सारा का सारा बुक किसको मिल गया, क्योंकि जोनासन केपलर कौन थे, इन्हीं के एक शिष्य थे, इनको मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, जितना भी इनका डाटा था उसको डिकोड करना स्टार्ट किया कि इसके बीच में क्या है। जैसे इन्होंने बोला था इसको जाने में यहाँ पे इतना समय लगा, इतना एंगल है, तो उन सबको इन्होंने क्या किया, डिकोड किया, कैलकुलेट किया, और फिर अपना 3 नियम दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने इन्हीं के पूरी डिस्कवरी लेके किया। और उसके बाद उसी डिस्कवरी से इन्होंने क्या किया था, न्यूटन ने अपना कौन सा नियम दिया था, गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक नियम, या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सारा चीज कौन शुरू किया था, यहाँ से टॉलमी ने। और हम लोग नाम किसका जानते हैं, जब भी ग्रेविटेशन की बात आती है तो सिर्फ एक साइंटिस्ट का नाम आता है दिमाग में, न्यूटन साहब का। इन्होंने क्या किया, जितना भी ग्रेविटेशन की डिस्कवरी हुई है सब इन्होंने किया है। और न्यूटन जब भी ग्रेविटेशन में आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, F(g1m1) मतलब हम लोग समझ लेते हैं बस ये क्या है, ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटेशन की पूरी डिस्कवरी किसने कर दी, न्यूटन ने। लेकिन एक्चुअल में सिर्फ पेड़ पे से फल गिरने की वजह से नहीं हुआ डिस्कवरी, इतने सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इसके बीच में, तब जाके पता चलता है कि हाँ ग्रेविटेशन डिस्कवर हुआ। और ये सब कब हुआ डिस्कवर, 1600 ईस्वी के आसपास, लगभग 1600 कुछ था इधर। तो इतना जाके 1600 ईस्वी में, क्योंकि न्यूटन का ईयर कब है, 1600 ईस्वी में इनका है। इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बाद जाके पता चला कि पृथ्वी के पास क्या है, एक बल है जिसके वजह से वो दूसरे प्लैनेट्स को अपने तरफ खींचता है। इतना सारा साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट किए, तब जाके न्यूटन का नाम आता है कि इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की। तो इनके नियम, इनके नाम पे सिर्फ किसका आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अगर प्लैनेटरी मोशन की बात की जाए, इनका नाम आता है, क्योंकि ये जो भी डाटा लिए थे उसके वजह से ये क्या बता सकते थे, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे कितने समय में घूमेगा, या फिर किस नियम से कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, कौन सी कक्षा में। क्योंकि इन्होंने पूरा कॉन्स्टेलेशन बस पढ़ा था, कौन से डिग्री पे कितने समय में घूम रहा है, इसकी वजह से बस ये बता पाए। लेकिन किस बल से खींच रहा है, कितनी क्षमता से खींच रहा है, वो सब बताने का काम किसने किया था, न्यूटन ने। तो नेक्स्ट टॉपिक हम किसका लगाएंगे, पहले इनका जोनासन केपलर, और इसी को हम लोगों ने क्या बोलते हैं, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला। इसके बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज दिमाग में आता है कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। हम लोग जैसे ग्रेविटेशन बोलते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है कि कोई भी दो वस्तु है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, आपस में खींच रही है। और खींच रही है तो वहां पे हम लोग बोल देते हैं क्या चीज है, ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फिर डिफरेंस क्या है। जैसे ग्रेविटेशन हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड क्या रहता है, ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, और एक होता है ग्रेविटी। मुझे पता है, एक होता है
ग्रेविटी, हाँ, दोनों में बताओ। डिफरेंस क्या है? बताओ। वो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो दो व्यक्तियों के बीच में लगता है और जो ग्रेविटी होता है वो सन और अर्थ के बीच में लगता है। नहीं, ये क्या है? ग्रेविटेशन जो है ना, देखो इधर वो इधर। ग्रेविटेशन नहीं, वो अट्रैक्शन होता है। ये क्या है? ये हमारा अर्थ है, ये क्या है? हमारा अर्थ है। अब इधर मैं किसको लेके चला था? सन, जुपिटर को। जुपिटर, जुपिटर। ये कौन है? हमारा पृथ्वी है। ये कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। इन दोनों के बीच में भी तो अट्रैक्शन होता होगा। जरूरी थोड़ा है कि सन और अर्थ के बीच में ही अट्रैक्शन हो। ग्रहों के बीच तो में। दो ग्रहों के बीच में सेंटर से सेंटर तक, हाँ। सेंटर से सेंटर तक, कहीं से नहीं कि पता चला इसके सरफेस से, इसके सतह से उठा लिया और इसके सतह से दोनों के बीच में होने लगा अट्रैक्शन। नहीं, सेंट्रिकली इसको क्या बोलते हैं? एकदम केंद्र से केंद्र तक क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ऐसे अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। मतलब कोई भी दो बड़े बड़े वस्तु क्या करते हैं? एक दूसरे को आपस में अगर अट्रैक्ट करते हैं, आपस में सेंट्रिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी दो वस्तु, जरूरी नहीं है कि ये पृथ्वी और पृथ्वी के बीच में भी लग रहा है। अगर यहीं पे दो लोग को खड़ा कर दीजिए तो उन दोनों के बीच में भी कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो उन दोनों के बीच में जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो दोनों आपस में आके चिपक क्यों नहीं जाते हैं? अगर वो दोनों अगर पास में हैं, उन लोगों के बीच में भी क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों को चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये किस पे लगता है? ये सब किस पे लगता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे। पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटे वस्तु पे लगता है। अब बोलोगे पृथ्वी और सूरज तो कोई बड़ा छोटा ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब इसमें क्या बोला जाता है कि ये सब कैसे लगते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, बहुत छोटे छोटे वस्तुओं पे लगते हैं। अर्थ तो छोटा है नहीं, और अर्थ से छोटे तो हम लोग खुद ही है, तो हम लोगों को भी चिपक जाना चाहिए ना। ऐसे जब भी ग्रेविटेशन अगर यहाँ पे काम करे तो चिपक जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो इसका ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं जुपिटर से देखूं अर्थ को, तो ये कैसा दिखाई देता है? बिल्कुल छोटा सा। अगर मैं जुपिटर, अभी तुम लोग इधर बैठ के देखो और सूरज को देखो, तो सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? अगर पृथ्वी अगर एक है ना, तो सूरज एक सूरज में 1800 पृथ्वी ऐसे समा जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा होने के बाद भी सूरज से हम लोग जब देखते हैं पृथ्वी से सूरज को, तो बिल्कुल इतना सा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है ना। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट किसके बेस पे लिया जा रहा है? दूरी के बीच में। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दिया जाए, तो ये भी तो छोटा लगने लगेगा। अगर मैं इससे इसकी दूरी बढ़ा दूं, ये हमको कैसा दिखेगा? बहुत छोटा दिखेगा। ये कैसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। और ऊपर से हमेशा किसके किसके बीच में लगता है? दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और सेंट्रिकली हमेशा लगता है। सेंटर से सेंटर के तरफ ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर पृथ्वी को छोड़ दिया जाए और बोले सूरज खींच रहा है, खींच तो दोनों रहे हैं, तो अगर इसके पास खुद की एक ग्रेविटी, ये इसको खींच रहा है तो ये भी तो इसको खींच रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन है। लेकिन अगर अर्थ इधर से जुपिटर का ग्रेविटेशन हटा दो, अगर अर्थ बस जुपिटर को खुद की तरफ खींचेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। मतलब अगर पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींचेगी तो उसकी जिस बल से, जिस फोर्स से खींच रही है दूसरे ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटेशन क्या रहता है? हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लगाओ, दोनों के बीच में अगर कोई भी फोर्स काम करे जिससे वो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को नाम दिया ग्रेविटेशन। लेकिन ग्रेविटी सिर्फ किसके पास है? अर्थ के पास। जुपिटर के पास अगर खुद की ग्रेविटी होगी तो उसको हम लोग कुछ और नाम देंगे। लेकिन अर्थ के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस अर्थ अगर किसी चीज को खींच रहा है उसको ग्रेविटी नाम देंगे। लेकिन अगर दोनों के बीच में का रहा तो ग्रेविटेशन नाम देंगे। और ग्रेविटेशन की अगर डिस्कवरी की बात किया जाए तो किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन। इसका एक और इसके बारे में अभी और बहुत सारा बचा है, जैसे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है और दोनों सेंट्रिकली ही क्यों खींचते हैं, ये चीज बचा हुआ है। तो इससे पहले हम लोग किसको देख लेंगे? केपलर के नियम को। क्योंकि केपलर का नियम, उसके जुपिटर के पास खुद का ग्रेविटी होता होगा तो उसके बारे में होता होगा, क्या होगा मतलब होना ही चाहिए ना। हाँ, तो उसका है तो उसके बारे में, उसकी ग्रेविटी का जो नाम रहेगा वो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कवर करके रखेंगे ना। नहीं, हाँ, जैसे चांद के पास खुद की ग्रेविटी होती है, तो ऐसा उसको कह सकते हैं ना, चांद की ग्रेविटी। जैसे चांद की ग्रेविटी को कह सकते हैं धरती की ग्रेविटी। हाँ, ऐसा स्पेशल थोड़ी नाम दिया गया है कि ग्रेविटी सिर्फ नहीं, अर्थ के लिए स्पेशल टर्म ही दिया गया है ग्रेविटी। अर्थ अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटी। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीजों को अपने के तरफ खींचेंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हर एक यूनिवर्स में जितने भी चीजें स्पेस में चले जाएं और स्पेस में दो ऑब्जेक्ट हैं, हम दोनों स्पेस में एक ऑब्जेक्ट है, तो हमारे में ग्रेविटेशन काम नहीं करेगा ना। हमारी ग्रेविटेशन काम करेगी, नहीं, आपकी ग्रेविटेशन नहीं काम करेगी। मेरी ग्रेविटी, आपकी ग्रेविटी, दोनों की ग्रेविटी नहीं काम करेगी। नहीं, अभी ये नियम किसका है? इसके लिए हैवी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है ना। अच्छा,
उसमें कंडीशन पहले ही दिया हुआ कि दोनों एक दूसरे को सेंट्रिकली अट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से दोनों ऑब्जेक्ट कैसे रहने चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट रहने चाहिए, तो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। उसमें पहले उसने नियम दिया है। जब वो हैवी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे बहुत, क्योंकि दूर दूर होते हैं इसके वजह से वो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन अगर पास में उन दोनों को ला दिया जाए तो वो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो कंडीशन में बड़े बड़े चीज़ों पे ही लगता है, लेकिन एज कम्पेयर टू उन दोनों को लेंथ के हिसाब से हम लोगों ने नाम दिया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है दोनों। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो ही ग्रेविटेशन काम करता है। हम लोग अगर इतना ही छोटा रहता तो हम लोग पृथ्वी को हमारे पे ग्रेविटेशन लग रहा है तो हम लोग को भी तो और चिपक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, हमारे देखो हमारे अंदर ग्रेविटी है, हाँ। आपके अंदर भी ग्रेविटी हाँ। है, बट हम दोनों खींच रहे एक दूसरे को, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? धरती इतनी ज्यादा तेज खींच के रखी हुई है कि धरती का ग्रेविटिकल फोर्स जो है हमको इतना तेजी से खींच के रखा हुआ है कि आपका ग्रेविटी मेरा ग्रेविटी उसके लिए कुछ काम नहीं है। लेकिन हम दोनों के बीच में बहुत सारे फोर्सेस है ना, फ्रिक्शन ले लीजिए, फिर हाँ वही तो, ये सारे फोर्सेस है, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट की वजह से हम लोग का मास जो है ना, मेन मैटर करता है मास। अब उन दोनों का मास अलग चीज है, उन दोनों का मास अलग चीज है। उनका मास कंपेयर करिए और अपना मास कंपेयर करिए, दोनों के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हैवी मास पे ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पे लगेगा, इसलिए बोले इसके और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बचे हुए हैं अभी। वो जब न्यूटन का यूनिवर्सल वाला पढ़ेंगे उसमें आएगा क्यों ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में क्यों लग रहा है, वो उसमें कंक्लूड होगा। इसलिए तो बोले पहले केपलर लॉ समझ लेंगे, पता लगेगा कि हाँ अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन नियम क्या बोल रहा है केपलर का, कौन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, वो वाला टॉपिक क्लास में लेके चलते हैं। तो पहला वाला नियम क्या बोलता है केपलर का? केपलर का पहला नियम, केपलर्स फर्स्ट लॉ, और इसको हम लोग दूसरा और नाम क्या देते हैं? केपलर्स फर्स्ट लॉ को और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला नियम क्या बोलता है केपलर का? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होगी तथा सूर्य किसी एक नाभि पर स्थित है। अब बात आती है दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, इलिप्स क्या होता है? ऐसे रहता है ना, सर्कुलर, बड़े सर्कुलेटर। जैसे ये क्या है, सर्कल है, और इसको बोलेंगे तो सर्कुलर है। वाह, ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्स, और इसको सर्कल। अब पहला नियम क्या बोलता है? ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार। All the planets revolves in an elliptical orbit and sun is situated at one of the foci। इसमें क्या बोला है? ग्रह जितने भी है, प्लैनेट्स जितने भी किस में रिवॉल्व करेंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घवृत्ताकार की कक्षा में। दीर्घवृत्ताकार में नहीं, उसकी कक्षा में रिवॉल्व करेंगे। और उसके बाद सन क्या करेगा? उसके किसी एक फोकस पे सिचुएट करेगा, किसी एक फोकस पे क्या करता है? रहता है। तो बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिप्स और सर्कल में डिफरेंस क्या है? क्योंकि अगर हम लोग जैसे अभी पढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या चीज, ये दोनों गोल गोल ऐसे घूमता रहता है इसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ सूरज क्या करता है? गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे हम लोग बचपन से सुनते आते हैं ना। सूरज को सुबह अगर जगोगे, बोलते हैं सूरज इस साइड दिख रहा है, पूरब के साइड में, और शाम को देखेंगे तो वो पश्चिम साइड में चला जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि पृथ्वी रुकी हुई है और सूरज क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? सूरज बीच में और पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। वही चीज ये भी बोला है कि सूरज क्या है? किसी एक फोकस पे इसके है, और पृथ्वी क्या कर रही है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घवृत्ताकार की गति में क्या कर रहा है? इसको घूम रहा है। तो बात आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको सर्कल और इसको इलिप्स में डिफरेंस क्या है? जैसे अगर सर्कल को देखा जाए, वृत्त को देखा जाए, इसके पास एक सेंटर होता है, उसके पास कोई सेंटर है क्या? नहीं, उसके पास सेंटर ना होकर दो फोकस है, लेकिन इसके पास क्या है? एक सेंटर है। अब अगर इसका इक्वेशन निकाला जाए, इसका समीकरण निकाला जाए तो क्या होगा? इस वाले एक्सिस को हम लोग क्या मानते हैं? ये कौन सा अक्ष है इसका? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। और ये है क्या चीज? इस वृत्त का क्या है? ये त्रिज्या। ये क्या है इसका? त्रिज्या, जिसको रेडियस। अब ये रेडियस यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी जाओगे तो भी सेम है, यहाँ पे जाओगे तो भी सेम है, यहाँ पे भी जाओगे तो भी सेम है। हर जगह इस रेडियस की वैल्यू क्या है? सेम है। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग को सर्कल बनाना है, सिंपली एक कोई धागा लो, धागे पे क्या करो? कोई पिन वगैरह बांधो और एक को बीच में सेंटर में रखो, और धागे को क्या करो? टाइटली खींच के घुमा दोगे तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। इसमें अगर तुम इसको रखो, धागा बांधो और घुमा दो, बनेगा क्या? क्योंकि इसके पास तो रेडियस है ही नहीं। ये वाला क्या है? इसका सबसे छोटा वाला हिस्सा ये है और सबसे बड़ा हिस्सा ये है। अब इधर जाएंगे तो हो सकता है ये इससे छोटा हो जाए, इससे छोटा और इससे बड़ा हो जाए। तो इसके पास तो रेडियस है ही नहीं, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं।
लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेडियस हमारा फिक्स है, इसको हम एक्चुअल में बना सकते हैं कैसे भी। अब इसका समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो? पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, ये वाला x है, ये वाला y है, और पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, ये वाला हाइपोटेनियस साइड हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस। इसका नियम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, दो साइड के सम को हाँ, p के और b के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाता है। ये वाला हमने क्या दे दिया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग दिखा देते हैं रिजल्टेंट, इसको क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा r, ये क्या हो जाएगा r, रिजल्टेंट है दोनों का। अब ये x है और ये y है, और x इसका क्या है, आधार है, और ये क्या है, इसका लंबाई है। इसके जगह पे मैं p के जगह पे y स्क्वायर लिख सकता हूँ, x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, और ये क्या है, r का स्क्वायर। तो अगर सर्कल का इक्वेशन का पूछेगा तो क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन इसमें कुछ ऐसा कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि इसमें रेडियस क्या है, हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये क्या होता रहता है, हर जगह चेंज होता रहता है। अगर उसका समीकरण निकालना रहे, इक्वेशन निकालना रहे, तो कैसे निकालोगे, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकस, इसको नाम दे देते हैं F1, इसको नाम देते हैं F2। ये वाला जो एक्सिस है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और ये जो बड़ा वाला है इसको क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, और मेजर का मतलब बड़ा। एक्सिस का मतलब समझते हो, अक्ष को एक्सिस बोलते हैं। तो मेजर एक्सिस किसको बोला है, जो बड़ा वाला है, क्योंकि अगर डायग्राम देखो तो कौन सा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा लग रहा है, ये वाला ना। ये वाले बड़े वाले को हमने क्या नाम दिया है, मेजर एक्सिस, और छोटे वाले का नाम क्या दिया, माइनर एक्सिस। इसका अगर आधा कर दिया जाए, जैसे ये सर्कल पढ़ते हो, पूरे वाले को हम लोग अगर सेंटर से दोनों, एक सर्कमफेरेंस से दूसरे सर्कमफेरेंस तक दोनों लाइन को जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास, या फिर इसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, व्यास या फिर डायगोनल बोलते हैं। ये चीज क्या है, इसका बड़ा वाला हिस्सा है, ये क्या है, छोटा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या चीज है, ऐसा हो सकता है क्या कुछ, डायगोनल नहीं। अगर मैं डायगोनल का आधा कर दूं, इसको सर्कल को मिटा दूं और डायगोनल को भी आधा कर दूं, अब ये सर्कल कौन सा सर्कल हो जाता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। पूरे को हम लोग सर्कल बोल रहे थे, आधे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ऐसे ही पूरे वाले एक्सिस को हम लोगों ने क्या बोला था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो अगर इसका आधा करेंगे, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, आधे वाले को सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे, आधे वाले को सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। अब इसकी हम लोग लंबाई, पूरे वाले की लंबाई को हम लोग बोलते हैं क्या, b। इस पूरे माइनर एक्सिस की लंबाई को हम लोगों ने क्या माना, b। और पूरे मेजर एक्सिस की लंबाई को क्या मानते हैं, a। अगर ये पूरा क्या है, पूरे वाले की लंबाई को अगर मैं बोल दूं b है, इसका आधा कितना हो जाएगा, b/2, और इसको भी बोल देंगे तो b/2। तो ये कितना हो जाएगा, a/2। ये वाला एक्सिस कितना हो जाएगा, a/2। इसको a/2 को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 2b है। अगर इसको आधा करने में आधा हो रहा है, अगर मैं इसको 2b बोल दूं, ये सिर्फ b हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो कंफ्यूजन ना, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आधे वाले को a बोलते हैं, पूरे वाले को 2a बोलते हैं। अब हमको पता चल गया ये वाला एक्सिस कौन सा है, मेजर एक्सिस, और ये वाला माइनर एक्सिस, और ये क्या है तुम्हारा फोकस, फोकस। अब इस नियम के हिसाब से क्या बोल रहा है, सन क्या कर रहा है, किसी एक फोकस पे सिचुएट कर रहा है। अब मान लेते हैं इस पे हम लोग F1 पे क्या कर देते हैं, सन को रख देते हैं, और किसी भी एक ऑर्बिट में, ये सर्कुलर, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे सन को बैठा देते हैं। अब ये क्या करेगा, रिवोल्यूशन इसी ऑर्बिट पे करेगा ना। ये क्या कर रहा है, प्लेनेट कोई भी ले लेते हैं, ये क्या करेगा, इसी ऑर्बिट पे घूमेगा। पहला नियम तो बस इतना ही बोलता है कि सन को क्या करो, किसी एक फोकस पे रख दो, F2 या F1 पे रख दो, और प्लेनेट को क्या करो, इसी ऑर्बिट पे घुमा दो। पहला नियम बस इतना ही इन्होंने दिया था, और इन्होंने जब ऐसा डायग्राम बनाया तो भी पता चला। अब बात आती है कि सर्कल और इसमें ये चपटा होता है तो क्यों होता है। जैसे सर्कल के पास कुछ प्रॉपर्टी रहती होगी तभी तो ये ऐसे है, और इसके पास खुद की कोई गुणधर्म होगा जिसके वजह से ये चपटा हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये चपटा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, ये इलिप्स जो है सर्कल से कितना ज्यादा चपटा हो सकता है, सर्कल से ये क्या हो सकता है, कितना ज्यादा चपटा हो सकता है। जैसे अगर इसकी बात की जाए
चूड़ी को अगर दबा दिया जाए, इसकी अगर जैसे बात किया जाए, सर्कल को ही मैं एसेंट्रिसिटी देना स्टार्ट कर दूं, इस सर्कल को रेडियस में एसेंट्रिसिटी देना स्टार्ट करूं तो ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे दबने लगेगा और दबने के बाद ये आकार कैसा ले लेगा, एलिप्स के जैसा आकार ले लेगा, एलिप्स के जैसा आकार ले लेगा ना। अगर मैं पूरे को क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ, तो बस यहाँ से इतनी वाली दूरी को सी बोल सकता हूँ। अगर मैं पूरे सेमी मेजर एक्सिस को क्या बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ, इतने को मैं सी बोल सकता हूँ। अगर मैं एसेंट्रिसिटी के वैल्यू निकालना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाई सी, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं एसेंट्रिसिटी की वैल्यू। एसेंट्रिसिटी जब भी बढ़ाना हो, इसको ये कितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी तुम्हारे बुक में इतना नहीं पूछता है ना, एसेंट्रिसिटी का कहीं कम आने वाला है। तुमसे बस पूछेगा क्या चीज, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, और कभी कभी पूछ लेता है इलिप्स बना कैसे है। जैसे सर्कुलर को हमने कैसे बना दिया था, बीच में सेंटर में उसको जिसमें धागा बांधे थे उसको रखे थे उसका सेंटर, और जहाँ पे नुकीला वाला चीज पिन वगैरह जो रखे थे उसको लेके ऐसे घुमा दिया तो सर्कल बन गया। बात आती है इलिप्स कैसे बनता है। इलिप्स बनाने का तरीका देखो, दो पेंसिल लो और दोनों पेंसिल को क्या करो, ऐसे दोनों पेंसिल क्या करो, एक इक्वल धागा लेके बांधो दोनों को, और दोनों को बांधने के बाद एक ऐसे रखो पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे रखो, और बीच में ना ऐसे एक कील ले लो, और दोनों को टाइट नहीं करना, इधर से खींचो और एक पॉइंट को इस तरह रखो, और इससे पास करके ना इसको ऐसे बढ़ाओ। जैसे ये क्या है, इलिप्स है, यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो, किसी एक पॉइंट पे रखो। इससे क्या करो, इधर रखने के बाद इधर एक कील रखो, और इसको धागे को ऐसे लेके जाओ और इधर से इधर लेके चले जाओ, इस वाले पॉइंट पे रखो, और इसको क्रॉस करके इसके पीछे से, आगे से नहीं लाना, पीछे से लाओ और जिस पॉइंट पे आएगा यहाँ पे रखो। फिर एक बार क्या करो, उसी को इधर रखो और यहाँ पे एक और कील लगाओ, इसको लेके जाके ऐसे इधर से पास कर दो। ऐसे करते करते ना हर एक पॉइंट से क्या करोगे, पास कर दोगे। अब इसको मैं बोल देता हूँ R1, इसको क्या बोलता हूँ R2, इसको बोल देता हूँ R1, इसको R2। जब सबको चेक करोगे ना तो क्या होगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू इस वाले पॉइंट के हिसाब से, R1 और R2 की वैल्यू इस वाले पॉइंट के R1 प्लस R2 की वैल्यू के बराबर आएगी। यहाँ से ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ F1, इसको बोल देता हूँ F2। F1 वाले पॉइंट से जो तुमने R1 और R2 की वैल्यू ली है वही किसके सेम आएगा, F2 से जो R1 और R2 की वैल्यू ली हो। ऐसे करोगे तो हर जगह पॉइंट पे सेम वैल्यू आएगा। अब अगर हर जगह सेम आ रहा है तो क्या करोगे, हर एक पॉइंट को मिला दोगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, इलिप्स तैयार हो जाएगा। हर एक पॉइंट को जहाँ जहाँ से इसको कंप्लीट करके रखे हो सबको मिला दोगे तो इलिप्स तैयार हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसको हटा दूँ, अब एक चीज मैं यहाँ पे ले लूँ और दूसरे वाले पे यहाँ पे रखूँ, R1 और R2 की वैल्यू डिस्टर्ब होगी तो ये इलिप्स बनेगा क्या, नहीं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, दोनों को रखो और दोनों के बीच में कभी भी लेंथ कम और अधिक नहीं होना चाहिए। धागे को जैसे कभी कभी खींचने के बाद टूट जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इलिप्स नहीं बनेगा। इलिप्स बनाने का तरीका भी देखिए, सर्कल कैसे बनता है वो भी देखिए, इलिप्स में क्या क्या होता है ये भी देखिए। पहला नियम इसका समझा क्या है, बोल रहे हैं सिंपली, बस पहला नियम बोलता है कि सन को क्या करो, इलिप्स के किसी भी एक फोकस पे रख दो और पृथ्वी को क्या करो, उसके ऑर्बिट पे ऐसे बस रिवॉल्व करना है। पहला नियम बस इतना ही बोलता है। दूसरा नियम पता है किसी को, मेरे को क्या चीज है, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। सेकेंड लॉ, और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया। अबे तुमने क्या बोला, समान क्षेत्रफल ज्ञात करती है। एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल। अब इसके हिसाब से क्या लिखना चाहोगे, स्टेटमेंट तो बाद में लिखते रहेंगे। ये क्या है हमारा इलिप्स, यहाँ पे क्या है फोकस, यहाँ पे दूसरा फोकस, ये कौन सा है F1 और ये F2। तुम्हारे नियम के हिसाब से क्या बोला, नियम के हिसाब से अभी तुमने क्या बोला, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। इसी पे सन इसी पे पृथ्वी है, जो भी प्लेनेट है घूम रहे हैं, और यहाँ पे सन है। अब इस चीज को मैं क्या बोल देता हूँ, सन, और यहाँ पे रखता हूँ पृथ्वी को, दूर रखते हैं नजदीक में, एक यहाँ पे रखते हैं, दूसरा यहाँ पे रखते हैं, तीसरा यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे पृथ्वी है, ये जितना दूरी सूर्य से इतना दूरी कवर कर रहा है, दूसरे वाले पॉइंट पे रखते हैं, ये कुछ इतना दूरी कवर कर रहा है, तीसरा वाला कितना करेगा, बस इतना सा कर रहा है। अब तीनों का क्षेत्रफल समान है क्या, नहीं, तीनों का क्षेत्रफल समान है क्या, नहीं, कितने लोग को लग रहा है कि नहीं है, कितने लोग को लग रहा है कि नहीं है, तीनों में क्षेत्रफल समान है। देखो इधर देखो,
यहाँ पे देखो सूरज से और इसके बाहरी कक्षा तक क्या है, दूरी देखो कितनी है, दूरी कम है ना, दूरी कम है तो ये क्या होगा, फैलेगा। लेकिन वही इधर देखो, यहाँ पे दूरी क्या हो रही है, ज्यादा है, ये तो कम होगा ना। नियम में क्या बोला है कि दूरी नहीं ज्यादा है, उसने नियम में क्या बोला है, समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल कवर करेगा। ये इतने का क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर तो हो ही सकता है। इसी को मैं अगर खींच लूं, पतला कर दूं तो ये भी तो उसके समान हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल ना। ये तीनों चीजों का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसको क्षेत्रफल को दे दूं, इसके क्षेत्रफल को बोलता हूँ डेल्टा है, इसके वाले क्षेत्रफल को बोलता हूँ डेल्टा है, और इसके वाले क्षेत्रफल को डेल्टा है। तीनों का क्षेत्रफल समान है ना, तीनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा, तीनों का क्षेत्रफल सेम आएगा। प्रूफ करके देखते हैं ना, सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग दे देते हैं क्या, r1, इसकी दूरी को नाम देते हैं r2, इसकी दूरी को नाम r3। अब हमने एरिया देख लिया, इसका क्षेत्रफल देख लिया, दूरी भी देख ली, तीनों की दूरी भी देख ली। अब क्या बचा है, जब ये घूमेगा तो अपना वेग हर जगह बदलेगा, वेलोसिटी हर जगह चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे रहेगी। इसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या देते हैं, डेल्टा v1। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखाई देगी, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा v2। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे दिखाई देगी, इसको नाम दे देते हैं डेल्टा v3। अब हमको क्या मिल गया, इसका दूरी भी मिल गया, इसका स्पीड भी मिल गया, एरिया भी मिल गया। अब इसमें और कुछ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं क्या, नियम थोड़ा एक बार समझ आएगा। टाइम भूल गए थे। उसने क्या बोला है, समान समय अवधि में समान क्षेत्रफल ज्ञात करेगा। हमने क्षेत्रफल भी देख लिया, उसकी स्पीड देख ली, दूरी देख ली, लेकिन टाइम तो बचा हुआ है ना। टाइम को क्या बोल रहा है, समान समय अवधि, मतलब समय भी क्या है, क्षेत्रफल समान है तो उसकी समय भी इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं डेल्टा टी समय है, यहाँ पे भी समय कितना रहेगा, डेल्टा टी, और यहाँ पे भी डेल्टा टी। अब हमारे पास देखो, ये भी डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, मतलब समय समान हो गया, एरिया क्षेत्रफल भी समान हो गया। बदल क्या रहा है, वेलोसिटी हर जगह बदल रही है और दूरी बदल रही है। अब इन दोनों को हमको चेक करना है, ये जो बोल रहा है एरिया और टाइम सेम है कि नहीं है। अच्छा, ये आकार कैसा दिखाई दे रहा है तुमको, त्रिभुज के जैसे दिखाई दे रहा है, ये कैसा दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के जैसे दिखाई दे रहा है। अब त्रिभुज का नियम क्या बोलता है, त्रिभुज का अगर तुमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो उसका नियम क्या होता है, आप सब में डेल्टा लगाए। ये चीज डेल्टा का मतलब छोटा होता है, डेल्टा जहाँ पे भी लिखा रहे ना उसका मतलब होता है चेंज। ये जो रहेगा ना, डेल्टा अगर कहीं लगा रहना तो उसका मतलब होता है चेंज, और स्मॉल डी लिखा रहेगा उसका मतलब होता है छोटा। स्मॉल डी रहेगा तो छोटा, डेल्टा लगा है मतलब दोनों के बीच में कुछ ना तो कुछ चेंज आ रहा है। और यहाँ से यहाँ जा रहा है तो चेंज तो कर रहा है ना अपना, उसके वजह से वहाँ पे डेल्टा यूज हो रहा है। ट्रायंगल का क्षेत्रफल का नियम क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं बोल दूं ये ट्रायंगल क्या है, 1 है, इसको बोल दो ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है और ये ट्रायंगल 3 है। उनको तीनों को तो प्रूफ नहीं करना है, किसी दो को अगर इक्वल कर दिए तो पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में समय समान है कि नहीं है। मैं ट्रायंगल ए और ट्रायंगल 2 दोनों का क्या करूंगा, क्षेत्रफल ले लेता हूँ। ये क्या है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल 2। अगर दोनों का क्षेत्रफल समान आ रहा है मतलब समय भी क्या रहेगा, समान रहेगा। इधर दे देते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। अब इधर देखो, इसमें ये क्या है, अगर मैं ट्रायंगल का ये बेस मानूं, ये क्या होगा, इसका हाइट होगा, ये हाइट होगा। हाइट की जगह क्या लिख लेते हैं, r1, और इधर क्या लिख लेते हैं, r2। अभी भी क्या बचा है, अच्छा हाफ आप उधर कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत, दोनों साइड इक्वल है, अगर सेम साइड अगर सेम साइन के साथ है तो कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। बेस बचा हमारे पास। अब बेस क्या होगा, डेल्टा टी और v। एरिया तो इस पूरे का है ना, एरिया हम लोग नहीं लेंगे, एरिया तो पूरे क्षेत्रफल का है ना, और ये तुमको प्रूफ करना है। तो बचा क्या चीज बेस पे, डेल्टा टी और v1, डेल्टा टी और v1। तो डेल्टा v1 इंटू, या फिर यहाँ पे बस, और फिर क्या बचा, डेल्टा टी। अब यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा v2 और डेल्टा टी। अब इधर देखो, v1 और v2 नहीं कटेगा, लेकिन डेल्टा टी दोनों साइड में क्या है, सेम है, उसको कट कर सकते हैं कि नहीं, कट कर देंगे, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा v1 r1, इधर क्या बचा, डेल्टा v2 इंटू r2, डेल्टा v2 इंटू r2। अगर मैं इसको इधर लेके चला आऊँ और इसको उधर लेके चला जाऊँ, कोई दिक्कत, दोनों को एक साइड कर लेते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा v2,
और ये क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1। ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब यहाँ पे तुमको समझेगा यहाँ पे ये पतला क्यों दिखाई दे रहा है, ये चौड़ा क्यों दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिखूं डेल्टा V1 या फिर डेल्टा V1 के जगह डायरेक्ट डेल्टा V लिखता हूँ, इधर क्या हो जाएगा 1/R1। इन दोनों में रिलेशन कैसा दिख रहा है, ये देख रहे हो V2 इधर नीचे है तो इधर ऊपर है, इधर ये 1 ऊपर है तो इधर नीचे है। मतलब दोनों में कैसा अनुपात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का, दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो अगर मैं इसको इक्वल हटा के ऐसे बोलूं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब अगर उसकी गति बढ़ाई जाए तो क्या होगा, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी क्या होगी, कम होती रहेगी। अगर यहाँ से गति बढ़ाएंगे तो दूरी क्या होगी, कम होगी। और अगर दूरी को बढ़ाएंगे गति क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। अब समझा इन दोनों के बीच में इतना दूरी में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब इससे हम लोग को एक चीज तो प्रूफ हो गया, ये क्या है इन दोनों के बीच में कैसा है, समान समयावधि में समान क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतना। और ये चीज हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब इसमें एक चीज पूछता है तुमको, दोनों किस कंजर्वेशन पे काम करते हैं, मतलब कौन से नियम पे काम करते हैं। बुक में कभी कभी देखो तुम लोग को लिखा हुआ मिलता है, ये किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। और मोमेंटम क्या होता है, कहीं ऐसा लिखा देखते हो P = mv, ऐसा लिखे देखते हो, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम मास वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिल जाता है, मोमेंटम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P। अब यहाँ पे देखो हम लोग को ये चीज मिल गया ना। अगर मैं इसमें इधर देखो, अगर मैं इसमें दोनों के प्लेनेट के पास खुद का कुछ मास होता है ना, प्लेनेट का खुद का कुछ मास होता है। अगर मैं दोनों साइड मास से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, दोनों साइड में क्या करूंगा, मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मास कभी चेंज होता है क्या, मास नहीं चेंज होता है ना। इधर क्या कर देंगे, मास डेल्टा V1 इंटू R1 इज इक्वल टू मास डेल्टा V2 इंटू R2। अभी मैंने क्या बोला, P किसका किसका गुणा रहता है, मास और वेलोसिटी का। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P1 इंटू R1 इज इक्वल टू P2 इंटू R2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। अब ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस। और लीनियर मोमेंटम में जब उसकी त्रिज्या से गुणा करते हो तो ये क्या बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में रेडियस से गुणा करोगे तो ये कैसा हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में काम आएगा। एंगुलर ये क्या है, सर्कुलर मोशन टाइप का कुछ दिख रहा है, तो इसमें लीनियर वाला तो लगेगा नहीं। ये 2D मोशन तो हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है। मतलब ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, 2D मोशन। और जबकि लीनियर मोशन कैसा रहता है, 1D मोशन रहता है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कौन सा लिया, लीनियर मोशन। जब नियम पूछेगा कि दूसरा वाला केपलर का दूसरा नियम किस पे काम करता है, किस नियम पे, तो क्या बोलोगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। और ये डेरिवेशन तुमको एग्जाम में पूछता है, ये डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए पूछता है। दूसरा नियम समझा, तुमको प्रूफ करके भी बताएगा कि दोनों क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये लिटरली दोनों के बीच में समान समयावधि में समान दूरी का व्याप्त कर रहा है कि नहीं। इसेंट्रिसिटी पता चल गया। तीसरा नियम बचा इसका, तीसरा नियम क्या होता है, सूर्य के परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के लंबे समान होती है। एक बार फिर से बोलो, अरे वाह, एक बार फिर से बोलो। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घनफल के बराबर होता है। The square of time period of revolution is directly proportional to the square of time period of revolution is directly proportional to the semi major axis of ellipse। वहाँ पे एक चीज तुमको ना अलग दिखाई देता है, थर्ड लॉ को हम लोग और क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड। दूसरे वाले को लॉ ऑफ एरिया क्यों दिया था नाम, क्योंकि वो एरिया के रिलेटेड था। पहला वाला ऑर्बिट से रिलेटेड था और तीसरा किससे रिलेटेड है, पीरियड से। इसमें किसके बारे में बताया जाएगा, पीरियड के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो ये इलिप्स है और दूसरा वाला ये क्या है, एक और इलिप्स है। यहाँ से रेडियस का दूरी कितना है, r1 है,
यहाँ से रेडियस का दूरी r2 है। अब यहाँ से कौन सा प्लेनेट रिवॉल्व करेगा? प्लेनेट 1 और प्लेनेट 2। अब इसको रिवॉल्व करने में टाइम लगा t1 और यहाँ पे t2। तीसरा नियम क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इसका क्या रहेगा? वर्ग किसके समानुपाती रहता है? घनफल के। और घनफल में किसके? सेमी मेजर एक्सिस के। उसमें किसका नियम दिया हुआ है? सेमी मेजर एक्सिस बोलता है। अब सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या हो रहा था? ये वाला आधा, ये वाला आधा। लेकिन तुम्हारे बुक में इसको क्या लिखता है? r³। ये वाला नियम अगर तुम्हारे बुक के हिसाब से माना जाए तो राइट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि इलिप्स के पास कोई रेडियस होता है क्या? नहीं। इलिप्स के पास तो रेडियस है ही नहीं। उसके पास क्या रहता है? एक्सिस। उसके पास कौन सा रहता है? सेमी मेजर एक्सिस। ये कुछ ऐसा रहना चाहिए ना, a के क्यूब के बराबर। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना। तो जब भी तीसरा नियम का यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? दो प्लैनेट के बीच के समय अवधि या फिर दूरी को प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे तुमको टाइम पीरियड बता दूं, पृथ्वी को घूमने के लिए, पृथ्वी को सूरज का चक्कर घूमने के लिए कितना समय लगता है? 365 सही 1/4। 365 सही 1/4। और अगर यही बोले चंद्रमा को पृथ्वी को घूमने के लिए कितना समय लगता है? हाँ 24 घंटे। 24 घंटे। अब उसको अगर टाइम को मैं यहाँ पे रख दूं और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 2400 किलोमीटर, लगभग शायद 2400 किलोमीटर है। ये चीज तुम यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। और यहाँ पे क्या करो, तुमको पृथ्वी का पता है ना, तो पृथ्वी और सूरज के बीच में कितना टाइम लग रहा है? 365 से 1/4। तुमको इसका टाइम पीरियड पता है, इसका टाइम पीरियड पता है, ठीक है? दो प्लेनेट हमने लिया ना। अब इसका तुमको टाइम पीरियड पता है, कितने समय में घूम रहा है। यहाँ पे भी पता है कितने समय में घूम रहा है। अब इसकी दूरी भी पता है, इसकी भी दूरी पता है। एक की दूरी नहीं पता है। हमारे पास चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी पता है कि 2400 किलोमीटर है, लेकिन इसका नहीं पता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऐसे अगर प्राप्त करना रहेगा तो दोनों का टाइम तुम्हारे पास है और एक का दूरी पता है, तीसरा बचा है। दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि नहीं? ऐसे पता करने के लिए कौन सा कितने दूरी में घूम रहा है और कितना समय लेके घूम रहा है, कौन सा नियम लगाते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। और लॉ ऑफ पीरियड का एक डेरिवेशन तुमको बचा रहेगा बाद के लिए, क्योंकि ये a के प्रोपोर्शनल रहता है, ना कि r के। क्योंकि इसके पास r तो होता ही नहीं। अगर r होता तो इसके पास दो फोकस होता ही नहीं। r होता इसके पास भी, वैसे दो फोकस नहीं होता। इसके पास भी क्या रहता है? a सेंटर रहता। लेकिन ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। यहाँ पे क्या रहता है? दो सेमी मेजर एक्सिस है और ये किसके बराबर रहता है? सेमी मेजर एक्सिस के बराबर रहता है। तीसरा नियम समझा क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। इसको जितना घूमने में लगा है समय, वही इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। इसी को बोल रहे थे ना हम लोग, सेमी मेजर एक्सिस। सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को इसके क्या रहता है? घन के समानुपाती क्या रहता है? इसका औसत दूरी। तीसरा नियम में तुम्हारा खत्म। केपलर लॉ में कुछ डाउट है किसी को? देखो सेकंड वाला उसको आप प्रूव कर रहे थे, तो उसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा। हाँ आएगा ना। तुम दो प्लेनेट ले लो और दोनों की, जैसे अभी मैंने क्या बोला, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी ले लो और उसके बाद क्या करो, दोनों का समय तुम्हारे पास है, पुट करके देखो निकल जाएगा। ऐसे ही करके तुम इसके वेलोसिटी वाला भी निकाल सकते हो। मुक्त पतन जो पीछे है ना, वो भी निकाल के देख सकते हो 11.2 किलोमीटर कैसे आ रहा है। कैपिटल जी की वैल्यू तुम निकाल सकती हो पूरा, उसके हिसाब से दोनों का वजन तुम कैलकुलेट कर सकती हो। धीरे धीरे सब एक दूसरे पे डिपेंड करके रखे हैं। जैसे तुमने अभी ये वाला पढ़ा होगा F = G m1 m2 अपॉन r²। हमारे पास क्या रहता है? ये अगर निकालना है तो इसकी वैल्यू हमको पता रहती है कि 6.67 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² रहता है। अब तुमको एक प्लेनेट का मास पता है कि हमारे खुद के प्लेनेट का मास कितना है, दूसरे वाले का कैलकुलेट करना है। रेडियस हम लोग को मिल ही जाता है, खुद के प्लेनेट का रेडियस हमको मालूम रहता है। इतना चीज मिल गया तो तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? बल दे दिया जाए या फिर ये दे दिया जाए और ये कैलकुलेट कर सकते हो। ये दूसरे पे डिपेंड होकर चलता है। तीनों लॉ क्लियर है? डाउट है किसी को भी?